25 सितंबर 2022 का वो दिन जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने से चूके और गहलोत सरकार अल्पमतें आने से बची। लेकिन उस बीच एक सियासी बड़ा कांड हुआ फ़ोन रिकॉर्डिंग का। वो एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत के पूर्व एएसडी लोकेश शर्मा से दिल्ली में पूछताछ जारी है। 25 सितंबर को पूछताछ हुई और 3 अक्टूबर को लगातार 4 से 5 घंटे उन्हें पूछताछ जारी है। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए लोकेश शर्मा मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने पेन ड्राइव और फ़ोन और वो लैपटॉप जहाँ से वो रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें वो रिकॉर्डिंग है, वो सब सबूत वहाँ उन्होंने उपलब्ध करवा दिए और साफ तौर पे कहा कि अब पूछताछ पूर्व सीएम अशोक गहलोत से और जब उस वक्त के जो अधिकारी थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए। आपने वो ब्लैक बैग दिखाया सभी मीडिया को, उस क्या पूरे उसमें सबूत थे और आपने जब बयान दिया कि आखिरी बार पूछताछ अब उनसे होनी चाहिए। देखिए, उस बैग में आप सही कह रहे हैं कि सारे के सारे सबूत थे। वो लैपटॉप, वो पेन ड्राइव और वो मोबाइल डिवाइस, जिसके माध्यम से मैंने उस घटना वाले दिन सारे के सारे ऑडियो क्लिप्स को मीडिया तक भेजे थे। तो वो सबूत क्योंकि घटना में कड़ी से कड़ी जुड़ती है। मुझे पेन ड्राइव दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, मुझे सरकारी निवास बुला के अपने हाथों से पेन ड्राइव दिया गया और उस पेन ड्राइव में जो कुछ था उसे शेयर करने के लिए कहा गया। तो हम सभी इस बात को जानते हैं, भाई पेन ड्राइव से तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी कंटेंट को डायरेक्टली शेयर कर दें। तो पेन ड्राइव से हमने उसे लैपटॉप पे कॉपी किया, उस कंटेंट को जो भी उसके अंदर कंटेंट था। मुझे ये पता नहीं था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। उस कंटेंट को फिर मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे कॉपी किया और मोबाइल के माध्यम से सभी को शेयर किया। तो जब खबरें आई, टीवी पे ब्रेक हुई, उसके बाद मुझे पता लगा कि इस पेन ड्राइव में था क्या। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मैं एज ए ओएसडी काम कर रहा हूं और मीडिया में देखता हूं, आईटी में देखता हूं और निश्चित तौर पर डे टू डे की एक्टिविटीज़ में रोज़ाना मुझे जो निर्देश दिए जाते हैं कि आज मीडिया को आप ये बता दीजिए, आज ये अपडेट दे दीजिए, चाहे वो प्रेस नोट हो या उनके कहीं आने जाने की सूचना हो, सरकार से संबंधित कोई जानकारी हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी हो, तमाम पूरे दिन भर के अपडेट जब मैं मीडिया को देता हूं और मुख्यमंत्री जी अगर मुझे कुछ निर्देश देते हैं कि आपको मीडिया को आज ये ब्रीफ करना है, तो वो काम भी मेरा ही होता था। तो जब मुख्यमंत्री जो मेरा काम है उससे संबंधित मुझे कोई काम बता रहे हैं कि आप ये पेन ड्राइव लो, इस पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट है वो मीडिया को शेयर कर दो, तो सबसे पहली बात तो कि मैं ये पूछूंगा क्यों कि इसमें है क्या। मेरा काम है कि मुझे जो कहा जाएगा मैं उसे करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने देखा क्यों नहीं, उस वक्त ये क्यों कर दिया। अरे भाई, मैं क्यों देखूंगा? मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे हैं कि आप इस काम को कर दो और मैं वही काम करता हूँ रोज़ाना, तो मैं क्यों पूछने वाला हूँ। तो मैंने जिस तरह से उसे शेयर किया, उसके बाद चीज़ें अलग दिशा में चली गई। जो ये एक माहौल बना था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार गिरने वाली है, तो जैसे ही वो ऑडियो क्लिप्स शेयर हुए, अगले दिन कई तरह के मुकदमे दर्ज हुए। जिन जिन लोगों का उसमें कन्वर्सेशन था, वार्तालाप थी, उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हुए, किसी के एसीबी में दर्ज हुए। उसके बाद स्थितियां संभली और वापस से सरकार बचा ली। ऐसा एक कहते हैं कि माहौल बना दिया, या पूर्व मुख्यमंत्री ने ये साबित कर दिया कि अब हमारी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से बच गई और सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य हो गया। 16 जुलाई 2020 की वो घटना, जिस दिन मैंने वो ऑडियो क्लिप्स शेयर किए थे, उसके बाद सरकार बच गई और सब स्थितियां नॉर्मल हो गई। मुख्यमंत्री जी अपने नियमित काम करने लगे, वापस वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए। परेशानी कहाँ शुरू हुई वापस? ये परेशानी शुरू हुई मार्च 2021 में, जब गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज करवाई। जैसे ही FIR दर्ज हुई, उसके बाद पूरे प्रशासनिक हलके में और स्वयं मुख्यमंत्री जी के माथे पे चिंता की लकीरें पड़नी शुरू हो गई कि अब क्या होगा। फिर मुझे नोटिस मिलने लगे क्राइम ब्रांच के, क्योंकि जब भी FIR दर्ज होती है तो सामान्य प्रक्रिया होती है कि पूछताछ की जाए। तो नोटिस में जो मिलने लगे, जब भी मैं वहाँ जाता पूछताछ के लिए, तो मुझे जो निर्देश दिए जाते मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि आपको जाके ये बोलना है, मैं वहाँ वही करता। ये चलता रहा। आखिरी पूछताछ मुझसे हुई अक्टूबर 2023 में। तब भी मैंने जाके जो मुझे कहा गया वही मैंने वहाँ कहा। लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। सरकार अपने 5 वर्ष पूरा करने की ओर अग्रसर थी। मुख्यमंत्री जी के 5 वर्ष पूरे होने वाले थे। अब उन्हें धीरे धीरे ये लगने लगा कि अब इसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने इन सबूतों को प्राप्त करने के लिए मेरे इसी कार्यालय में, जहां आज आप बैठे साक्षात्कार कर रहे हैं, एसओजी की रेड तक डलवाई।
अच्छा। लेकिन उन्हें यहाँ कुछ मिला नहीं। उसके बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि इसके पास उस घटना से संबंधित कुछ नहीं है, इसलिए आगे भविष्य में मेरे राजनीतिक करियर पे इस घटना को लेकर कभी कोई दाग नहीं लग सकता या कभी कोई सवाल मेरे से नहीं पूछा जा सकता। तो धीरे धीरे उन्होंने इस सारे मामले से किनारा करना शुरू कर लिया। उससे पहले वो मुझे पूरे तरीके से ये आश्वासन देते थे, ये भरोसा देते आए थे कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। तो मुझे ये शब्द बोले जाते थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम क्यों परेशान होते हो। तो कौन व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री का संरक्षण जिसे पूरी तरीके से प्राप्त हो और उसके बाद वो परेशान हो। तो मुझे जो कहा जाता था मैं वो लगातार करता रहा। लेकिन जैसा कि हम उनकी राजनीतिक जो पिछले कई वर्षों की एक राजनीति करने का जो तरीका रहा है उससे मैं पूरी जानकारी रखता था कि उनके किस स्वभाव में क्या है, फितरत क्या है उनकी, कैसे अपने विरोधियों को, अपने प्रतिद्वंदियों को या जो उनके लिए थोड़ी सी भी परेशानी बन सकता है उन्हें वो कैसे निपटाते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से करते हों या और किसी रूप से करते हों। लेकिन वो अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उनके लिए कहीं परेशानी बन सकता है उसे पूरी तरीके से हटाने का काम करते आए हैं। पर लोकेश, एक सवाल ही खड़ा हो रहा है कि आपने सरकार तो बचा ली, पर वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी आपके हाथों क्यों मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की? और क्या सवाल ये भी बन रहा है कि आप सीएम के ओएसडी है, क्या उन रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं सुना गया? अगर कुछ गलत फाइल शेयर हो जाती मीडिया तक, सवाल ही भी खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं तो इसलिए नहीं देख सकता था या मुझे इसलिए नहीं सुनना था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और उनके कार्मिक के रूप में जब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो निर्देश दिए जाएंगे मैं उन्हीं की पालना करूँगा। और मुझे कोई अलग से काम तो बताया नहीं ना, मीडिया से संबंधित तो काम बताया था कि आपको मीडिया में ये भेजना है। तो मुख्यमंत्री अगर कोई चीज़ भिजवाना चाह रहे हैं तो सोच समझ के ही भिजवाना चाह रहे होंगे ना। जैसे कि आपने कहा कि आपसे क्यों शेयर करवाई, क्योंकि उस वक्त में मीडिया को हर जानकारी मैं ही उपलब्ध करवाता था, मीडिया का सारा काम मैं देखता था। तो एक ऑथेंटिसिटी होती है ना कि फलाने व्यक्ति के पास से कोई चीज़ मीडिया के ग्रुप में आई है या मीडिया के साथियों तक आई है तो वो ऑथेंटिक है, उसके बाद ही तो वो उसे उपयोग में लेंगे। बहुत से कुछ ऐसे और साथी थे जिन्होंने पूछा फ़ोन करके भी, ये आप ही ने भेजा है ना, आप ही के फ़ोन से कहीं गलती से तो नहीं आया है? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने ही भेजा है। तो कुल मिला के उन्होंने मेरा उपयोग किया उस दिन और मुझे ये भरोसा दिलाया कि भविष्य में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। पर बाद में वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप से अलग कर ली, मुझे ये कह के अकेला छोड़ दिया कि अब आप जानो और आपका काम जाने। तो जब स्थितियाँ बदलने लगी और सारा दोष मेरे सर पे आ गया और मुझे ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार बनाया जाने लगा, तो अब आदमी क्या करता है ऐसे समय में? अपने बचाव के लिए जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं और मेरा परिवार क्यों सफ़र करे? तो आखिरी में मुझे ये पूरा सच प्रदेश की जनता के सामने और जांच एजेंसियों के सामने लाना पड़ा कि इस फ़ोन टेपिंग की घटना से मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक पेन ड्राइव दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पे बुलाकर और ये कहा कि इसमें जो है उसे शेयर कर दो, और मैंने वही किया। अब चूंकि मैंने तमाम सबूत उस घटना से संबंधित और उस दिन की घटना का एक एक मिनट का ब्यौरा लिखित में जांच एजेंसीज को सौंप दिया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे ये ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में दिए। देखिए, आज तक का सबसे बड़ा सवाल यही हुआ करता था कि आपके पास ऑडियो क्लिप्स आए कहाँ से? बिल्कुल सही बात। तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आगे की पूछताछ तो उनसे की जानी चाहिए ना कि उनके पास पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स कैसे आए, और वो जो ऑडियो क्लिप्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग लीगली की गई। पूछताछ में बताइए जिन लोगों के नाम कि किन लोगों ने मुझे पेन ड्राइव, किन लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, क्या आपको पता है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ जो रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, ये गृह विभाग के तहत एक स्पेशल सेल आता है जिसका काम है इंटरसेप्शन करना, सर्विलांस पे लेना, और वो भी मुझे लगता है तब की जाती है जब कोई राज्य में किसी तरीके की कोई अशांति फैलाने की कोई ऐसी घटना हो सकती हो, जिन लोगों के ऊपर शक हो या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसकी वजह से ये लगता हो कि प्रदेश के सामाजिक सामरिक जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको कहीं कोई खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों के फ़ोन सामान्यतः सर्विलांस पे लिए जाते हैं, लेकिन उसका एक पूरा रूल्स रेगुलेशन होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है कि उसमें होम सेक्रेटरी भी शामिल होंगे अनुमति देने में, चीफ सेक्रेटरी को भी पता होगा, होम मिनिस्टर तो चूँकि खुद मुख्यमंत्री ही थे, उसको उनको भी जानकारी होती है, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है उनको भी होती है, चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों को अगर इस तरीके का कोई इंटरसेप्शन होता है तो सबको जानकारी होती है। तो कहने का मतलब ये है
कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आए वो कहाँ से आए, इसकी पूछताछ अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होनी चाहिए। वो इस बात का जवाब देंगे कि इसमें जो ऑडियोज़ आए वो लीगली इंटरसेप्टेड थे या इलीगली थे। लीगली थे तो कौन कौन लोग शामिल थे और उन्होंने क्यों इसको इंटरसेप्ट किया, तो जो सही बात होगी वो सबके सामने आ जाएगी। जिस तरीके से मुझे कहा गया कि भाई आप तो इसको शेयर कर दो, मेरी भूमिका सिर्फ इतनी ही रही कि मैंने उनके निर्देशानुसार जो मुझे दिया गया, कहा गया, वो मैंने मीडिया तक को पहुंचाया। लेकिन मुझे आज सबके समक्ष ये साफ इसलिए करना पड़ रहा है कि वो दोष मेरे सर पे डाला जा रहा है कि फ़ोन ही मैंने टेप किए। मैं क्यों फ़ोन टेपिंग करूँगा भाई, मेरा तो कोई राजनीतिक फ़ायदा हो नहीं रहा। सरकार बचाने का काम या राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस ऑडियो क्लिप का जो भी उपयोग करना था वो तो खुद मुख्यमंत्री जी को ही करना था ना, फ़ायदा उन्हीं को होने वाला था। तो ये सारा उन्हीं के निर्देशों पे हुआ और उन्होंने ही करवाया। अच्छा, सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि जब वो सिस्टम में थे तब भी उनसे पूछताछ हो रही थी, अब सरकार जाने के बाद वो इस तरह के गहलोत के खिलाफ पूरी तरीके से मुखर होकर सामने आ गए। क्या उस वक्त पूछताछ किस तरह से चल रही थी, और अब जब आप बोल रहे कि पूरे जिम्मेदार वो है, उन अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए जो इस पूरे मामले के सामने थे? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं इस बात को कि आपने पहले क्यों नहीं बताई सारी चीज़ें, तो मैं उन सभी को बार बार ये जवाब देता हूँ कि देखिए, पहले पूरा सिस्टम था, मुख्यमंत्री थे, उनके पास अपनी पुलिस फोर्स थी, उनके पास एसीबी थी, एसओजी थी। मैंने घटनाक्रम बताया आपको कि मेरे ओएसडी रहते हुए भी इन तमाम सबूतों को हासिल करने के लिए 2022 में ही मेरे इसी कार्यालय में एसओजी की रेड तक डलवा दी। तो जो व्यक्ति अपने ओएसडी के कार्यालय में रेड डलवा सकता है, तो अगर वो इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक करने का प्रयास करे तो उसके साथ क्या कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे और मेरे परिवार के साथ क्या हो जाए इसका कौन जिम्मेदार होता? सर, आप तब भी 5 साल तक लगातार आप गहलोत के साथ थे। मैंने सब कुछ बचा के रखा। इतनी बड़ी घटना को मैंने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। बहुत से मीडिया के साथी हैं मेरे जो ये उस वक्त भी पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, तब भी मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार पूरे 5 साल चले। अरे, बार बार ये कहा जाता है कि आपने तो मलाई खाई, आपने तो इस तरीके से उनके साथ रहा, आपके ऊपर एहसान किए, ये किए। अगर मुझे नुकसान करना होता सरकार का या पार्टी का, तो जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी तभी मैं उस चीज़ को सबके समक्ष लेके आता। तो ये सरकार चलती क्या 5 साल? ये जो मुख्यमंत्री 5 साल पूरे इन्होंने कार्यकाल किया, ये पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह पाते क्या? तो फिर इस बात को क्यों नहीं समझा जाता कि जिस व्यक्ति ने 3 साल अपना मुँह बंद रखा, एक शब्द जांच एजेंसीज को नहीं बताया, आज अगर वो सच किसी के सामने रख रहा है तो कोई तो वजह होगी। वो वजह मैं ही जानता हूँ, और वो वजह ये है कि सारा दोष मेरे सर पे मढ़ दिया गया है। जो कृत्य मैंने किया ही नहीं उसका जिम्मेदार मुझे सीधे तौर पर ठहराया जा रहा है। तो मैं अकेला क्यों उस चीज़ के लिए परेशान हूँ, उस कृत्य के लिए प्रताड़ित हूँ जो मैंने किया ही नहीं? मेरा परिवार क्यों सफ़र करे, क्यों परेशान हो? इसलिए आज सबके समक्ष हूँ मैं। कई कांग्रेस के नेता ये बोल रहे कि लोकेश जी ने उस वक्त फ़ायदा उठाया और अब मलाई खा के निकल लिए, वो बड़े धोखेबाज है। इस तरह के बयान कई मीडिया में सामने आ रहे हैं। देखिए, ये तो लोग हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। अगर लोकेश ने कोई फ़ायदा उठाया होता या लोकेश ने मलाई खाई होती, जैसा कि मुझे लगता है कि ये मलाई जो शब्द है इसकी परिभाषा तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं जो स्वयं उस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने मलाई खाई है, चलो मैं मान लेता हूँ मैंने मलाई खाई है, जैसा कि लोग कहते हैं और आप सब भी कहते हो, तो मेरे हिस्से में तो कितनी मलाई आई होगी भाई? वो तो ऊपर से ही खुद देखोगे, आप हायरार्की देखोगे तो मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री, ठीक है, फिर सिस्टम के और अधिकारीगण, हमारा नंबर तो मलाई खाने में आएगा कहाँ भाई? तो ये जो कहते हैं ना लोग मलाई खाई, ये कोरी फालतू की बातें करते हैं। इनके पास कोई तथ्यात्मक जवाब तो है नहीं। मैं ये कहता हूँ जवाब खुद मुख्यमंत्री आगे आके क्यों नहीं देते? वो कहें इस बात को कि लोकेश शर्मा झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पेन ड्राइव नहीं दिया, मैंने कोई ऑडियो क्लिप्स उसे नहीं दिए, मैंने अपने निवास पे नहीं बुलाया। ये सारी जो घटनाक्रम है इसे झूठा वो प्रस्तुत कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर देना वो कि ये तो मेरी छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहा है। आज तक एक भी शब्द इस पूरे के पूरे उन्हें पता है कि उन्होंने किया क्या है, इसलिए वो इस बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये लोग जो कहते हैं मलाई खाई, अगर मैंने कोई फ़ायदा उठाया होता तो मेरी भी कई फाइलें बनी हुई होती भाई।
और उन फाइलों के चक्कर में मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि सच को आप सभी के समक्ष इतनी मजबूती के साथ खड़े होकर बोल पाता। अगर मैं गलत होता या मैंने भी कोई ऐसा काम किया होता जिससे मेरी, कहते हैं ना कि मैं भी किसी काम में दबा होता, अटका होता, तो ये आज मैं बैठ के नहीं बोल पाता। इसलिए मैं उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ जो बार बार ये कहते हैं कि आज क्यों बोला। इसका सीधा सा जवाब है कि तब बोलता तो मेरा पता भी नहीं लगता और मैं आज आप सबके सामने खड़े होकर बोल सकने की स्थिति में नहीं होता। पता नहीं मैं जीवित भी बचता या नहीं बचता, मेरे परिवार का क्या हश्र होता। दूसरा, मैंने सरकार बचा के रखी पूरे 5 साल, मैंने पार्टी को नुकसान नहीं होने दिया। चुनावों से पहले अगर ये सारी चीज़ें बाहर आती तो जो परिणाम आए राजस्थान में, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई, उसका ठीकरा भी मेरे सर पे फोड़ दिया जाता। तो ये इतना बचाव करने के बाद भी, यानी सरकार भी बचाई, पार्टी को भी बचा के रखा, पार्टी की छवि भी खराब नहीं होने दी, मुख्यमंत्री को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया, उसके बावजूद अगर सब लोग ये कहते हैं। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत एहसान किए हैं, आपकी पहचान मुख्यमंत्री जी की वजह से, उन्होंने आपको ओएसडी बनाया। उन सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ओएसडी उन्होंने ऐसे सीधे नहीं बना दिया। उनके साथ विपक्ष में पूरे 5 साल, मतलब साये की तरह मैंने उनके साथ काम किया। जब 2013 में सरकार चली गई थी और एक व्यक्ति उनके साथ खड़े होने वाला नहीं था, तब मैंने पूरे प्रदेश में घूम घूम के उनके साथ काम किया और वो स्थितियां उत्पन्न की जब वो मेरे साथ बैठ के ये कहते थे कि भाई अपनी स्थिति तो ये हो गई, ना तो प्रिंट मीडिया में कहीं जगह मिलती अपने को, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह मिलती, तूने ये जो कुछ डिजिटल सिस्टम बनाए हैं अब इन्हीं से अपन बच पाएंगे, इन्हीं से अपने को कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। और मैंने वही करके दिखाया। पूरे प्रदेश में एक ऐसी टीम तैयार की जिससे उनको लगातार विजिबिलिटी मिलती है। गहलोत के आप चाणक्य माने जाएं? देखिए, उनके सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चाहे उनका फेसबुक है, उनका ट्विटर है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मेरे खुद के क्रिएट किए हुए हैं। यानी कहते हैं कि वो तो मेरे खुद के तैयार किए हुए सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आज वो कई एजेंसियों के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए उस सारे समय में, उस कठिन समय में जिस व्यक्ति ने लगातार उनके साथ रह के मेहनत की हो और वो जब सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया हो तो कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं किया। मेरा जो हक बनता था वो भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति था, मुझे कोई पॉलिटिकल प्रोफाइल मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे अपना ओएसडी बनाया, मैंने उसे भी सहर्ष स्वीकार किया कि उनके साथ, उनके पीछे पीछे वो कॉपी पेन लेके मैं घूमता रहूं और मुझे जो भी कहा जाए करने के लिए वो मैं करता रहूं। उसके बावजूद आज भी लोगों को ये गलतफहमी है कि उन्होंने कोई मुझे पहचान दी, उनकी वजह से ही मैं ये सब कुछ करने लगा। तो ये समय है, लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा, एक सवाल और था, क्या किसी बड़े नेता का फ़ोन आया केंद्र से, आलाकमान से, जहां कि आप इस तरह के बयान मत दो, जब आपके और एफआईआर हो गई, इस मामलों को दबाए रखो, ऐसा कोई फ़ोन आया था आपके पास? देखिए, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब तक हमारी सरकार थी ना 2023 तक, तब तक तो तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे दिल्ली के हों या राजस्थान के हो, बड़े यूँ कंधे पे हाथ रख के हमारा शेर, इसने सरकार बचाई है, ये बड़ा मजबूत आदमी है, टूटता नहीं है, किसी को कुछ बोलता नहीं है। तब तक तो सबके लिए मैं बहुत प्रिय था और सब बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि भाई लोकेश, तुम जैसा मजबूत आदमी नहीं देखा जो 10-10 घंटे की वहाँ इंटरोगेशन झेल के आता है और उसके बाद भी यहाँ मुस्कुराते हुए अगले दिन हमारे सामने खड़ा होता है, बिल्कुल एक शिकन तक नहीं आती अपने चेहरे पे। वही व्यक्ति आज मलाई खाने वाला हो गया, वही व्यक्ति आज धोखेबाज हो गया। तब धोखा नहीं दिया था ना, क्योंकि तब तो सरकार बचाई थी, तब तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, इसलिए सबका चहेता था। आज चूंकि सबको ये लगता है कि क्या पता आगे भविष्य में क्या हो, तो सबने अपने आप को अलग कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस समय में सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब सच सबके समक्ष है तो जो भी लोग हैं उन्हें सच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को सजा दो, किसी का नुकसान पहुंचाओ, लेकिन मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बचाव के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा दोष मेरे सर पे मढ़ दिया गया है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा। लगातार दिल्ली में से पूछताछ जारी है क्योंकि वापस सुर्खियों में बना हुआ है फ़ोन रिकॉर्डिंग का मामला। अब इनसे 4 से 5 घंटे पूछताछ जारी है और साफ तौर पे कहा कि मैंने वो पूरे सबूत दिल्ली क्राइम ब्रांच को दे दिए हैं, वो फ़ोन, वो पेन ड्राइव और वो लैपटॉप। अब आगे की पूछताछ पूर्व सीएम अशोक गहलोत से की जाए और उस वक्त के जो अधिकारी थे उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की उनसे पूछताछ की जाए। शेखर के साथ खबर नेटवर्क, जयपुर।